दोस्तों मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए सुपर से भी ऊपर क्लास के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो स्टूडेंट, हम अपने किए गए वादे के अनुसार और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए उसके लिए हम एक न्यू बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि 2 महीना के अंदर आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी तक हमारे द्वारा आपकी इंटीग्रेशन सारे कंप्लीट हो गए हैं, वेक्टर कंप्लीट हो गए हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट हो गए हैं और यहां तक कि मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी तक यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी भी उनके जो प्लेलिस्ट होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो यदि आप नहीं देखें तो जल्दी से वो वीडियो देख लें, ताकि आप एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट से आप पीछे ना पड़ जाएं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी, और अभी तक हमारे चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ही बाकी है और आपके एग्जाम से पहले हमारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, और मॉडल सेट पेपर भी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 ये सारे कंप्लीट है। ठीक है, तो आप उसका भी वो सभी देख सकते हैं, ताकि आपको वो पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से हमको प्रिपरेशन करना है, और वहां से आपका एग्जाम का आइडिया भी हो जाएगा और आपको वहां से कुछ हेल्प भी मिल जाएगा, क्योंकि वहां से एग्जाम से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, और इसके बाद हम चैप्टर पढ़ाएंगे 12 होने से ही आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो जल्दी से, यदि अभी तक हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको भी पता होगा हमको चाहिए एनर्जी। हम ऊर्जावान होंगे तभी आपके लिए शानदार जानदार और धमाकेदार क्लास ले सकते हैं। बिना एनर्जी के साथ कैसे ले सकते हैं? तो वो एनर्जी आप सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा ही मिल सकता है। तो जल्दी से एक बटन आता है सब्सक्राइब का, वो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक यदि आपने नहीं किया है, और एक लाइक का भी बटन आता है वो भी दबा दीजिएगा, और जो शेयर का बटन आता है वो भी दबा दीजिए, एकदम दम लगा दीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड, टेलीग्राम में जितने भी फ्रेंड है, आपके इंस्टाग्राम में जितने भी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, आपके कोचिंग के फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स, यहाँ तक जो एक्स है उन लोग को भी शेयर करने नहीं भूलेगा, और जो एक्स है उनको भी शेयर करने नहीं भूलेगा, और एक जन उन लोग को शेयर करने नहीं भूलेगा जो रात भर बाबू सोना करके बतियाते रहते, खाना खाया कि नहीं खाया। तो उन लोगों को भी शेयर करने नहीं भूलेगा, ताकि उन लोग को भी पता होना चाहिए अभी 1 महीना आप लोग के लिए गोल्डन समय है। यदि आप यदि आप अच्छे से नहीं प्रिपरेशन किए, यदि आप अभी तक होश में नहीं आए, तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ये कह दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। उम्मीद करते हैं इससे पहले प्रोबेबिलिटी के सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। आप क्लास 11 बहुत अच्छी तरह से किए होंगे। यदि आप क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। तो हमको लग रहा है कि आप लोग का क्लास 11 अच्छा रहा होगा, क्योंकि अभी हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली क्लास 12 के जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक होते हैं वही बताएंगे। लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए हम प्रोबेबिलिटी का थोड़ा इंट्रो दे देते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर रियलिटी में प्रोबेबिलिटी होता क्या। और आपको वादा करते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी का भी अंदर से फील होने लगेगा। ऐसा नहीं कि आप रट लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वैसा नहीं। और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उससे भी आप बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, हम आपको फील कराएंगे, अंदर से आपको फील कराएंगे कि रियल में, वास्तव में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक मग आपको दिख रहा है। यहाँ पे इस मग में हम एक वाइट कलर का बोतल डाल रहे हैं, एक आपके लिए डाल रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक ब्लैक कलर का है, एक आपके लिए डाल रहे हैं ग्रीन कलर का। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर दिए। अब हम बिना देखे यहाँ से बॉल निकालेंगे। ठीक है, तो ये बॉल निकल गया ब्लैक, बिना देखे एक बॉल निकालेंगे, ये बॉल निकल गया सफ़ेद, और ये बॉल निकल गया आपका ग्रीन। तो आप बताइए, यदि आपको कहेंगे कि ग्रीन बॉल होने की क्या चांसेस है,
तो देखिए ग्रीन बॉल, तो ये ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल होने निकलने की, देखो मग से ग्रीन बॉल निकालने की क्या चांसेस है, कितना चांसेस है, तो ग्रीन बोतल निकालने की जो चांसेस है वही है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि व्हाइट शीशी निकालने की जो मतलब चांसेस है, यानी कि जो संभावना है वही है प्रोबेबिलिटी। तो आप बताइए हमारे पास कितने ये कलर का शीशी है, ये हमारे पास 3 है। यदि आपको कहेंगे कि आप बताइए सफ़ेद वाला निकालने की क्या संभावना है, तो सफ़ेद एक ही बार में निकल सकता है ना, यानी कि 1/3। यानी कि आप बताइए टोटल 3 बोतल है, 3 कलर है, 3 में तो कोई एक ही ना निकलने की संभावनाएं हैं, यानी कि 1/3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सफ़ेद वाला जो है वो निकालने की प्रायिकता क्या होगा, 1/3 होगा। यानी कि यदि आपका 3 कलर है तो उसमें से एक ही कलर आने के चांसेस है। आप इसको और एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए एक हम लोग पासा फेंकते हैं या तो एक सिक्का को फेंकते हैं। कोई एक अगर सिक्का को फेंकेंगे तो आपका क्या क्या आएगा, हेड और टेल आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बताइए सिक्का को जब भी हम टॉस करते हैं, सिक्का को यदि हम टॉस करेंगे तो आपके हेड या तो टेल आएंगे, और यदि आपको कहेंगे कि टेल आने की क्या संभावना है, तो टेल आने की जो संभावनाएं होगी वही है प्रोबेबिलिटी। हेड आने की क्या संभावनाएं होगी, तो हेड आने की जो संभावनाएं होगी वही होगा प्रोबेबिलिटी। तो अब बताइए टोटल कितना होगा, 2। भाई 2 में से ही एक हेड आ सकता है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। यानी कि टोटल जो है उस एक्सपेरिमेंट में टोटल हमारा 2 रिजल्ट आएगा। टोटल कितने रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। उसमें से हेड आने की क्या प्रायिकता होगा, वो होगा 1। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि किसी भी घटना का यदि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जिस घटना का आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर होगा, दैट इज 1। अब बताइए हेड आने की प्रायिकता होगा, हेड आने के चांसेस कितना है, 1, यानी कि हेड 1 है बाय टोटल 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको भी पता होगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हम भी यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल लिखे हैं। एक कॉइन को टॉस किए, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किए हैं। तो टॉस करने के बाद आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ जो सैंपल पॉइंट आएंगे सैंपल स्पेस में HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT और TTT, इस तरह से आउटकम्स आएंगे। मान लेंगे आपको एक इवेंट ले लेते हैं। एक इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। ये एक घटना है जिसमें आपको कम से कम 2 हेड अपीयर हो रहा है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एटलीस्ट मतलब या तो 2 हेड होंगे या तो 2 से अधिक हेड होंगे। देखिए एटलीस्ट मतलब समझिए, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम मतलब होता है या तो 2 हेड होंगे या तो 2 से ज़्यादा हेड होंगे, 2 से कम हेड नहीं होने चाहिए। तो हम क्या क्या लेंगे, वे सारे आउटकम्स आएंगे जिसमें 2 हेड है, वे सारे आउटकम्स तो आएंगे ही आएंगे, और वे आउटकम्स भी आएंगे जिसमें 2 से ज़्यादा हेड है। तो देखिए एक आएगा HHH, देखिए HHH 2 हेड, HHT, HTH और क्या आएगा THH। और एक इवेंट लिए फर्स्ट कॉइन सोज टेल, यानी कि सैंपल स्पेस से वे सारे आउटकम्स को उठाएंगे जिसका फर्स्ट रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट कॉइन का जो रिजल्ट है वो आपका टेल आना चाहिए। तो अब बताइए टेल यहाँ पे THH दे दिए हैं, TTH ये भी दे दिए, फर्स्ट कॉइन में टेल होना चाहिए, THT ये भी दे दिए और TTT ये भी दे दिए। अब बताइए प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन के अनुसार यदि हम आपके लिए फाइंड करते हैं P ऑफ E, यानी कि E इवेंट होने की क्या प्रायिकता होगा, तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट E, यानी कि वैसे आउटकम्स की संख्या जो E की फेवर में है, यानी कि 4, और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 4/8। यानी कि देखिए इवेंट E होने की क्या संभावनाएं हैं। भाई यदि आपके पास 8 रिजल्ट आते हैं तो 8 में से 4 आ सकता है, यानी कि 1/2। E इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/2।
अच्छा, तो यहाँ पे 4/8 को हम लिख सकते हैं 1/2। यहीं पे यदि आपको पूछा जाएगा पी ऑफ एफ, एफ घटना होने की क्या प्रायिकता होगा, तो नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवर टू इवन एफ। तो एफ के फेवर में कितने आउटकम्स है, तो एफ के फेवर में है 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी कि 4/8 दैट मीन्स 1/2। तो यहां तक आप पढ़े होंगे, ये हो गया सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला जो आप क्लास 9, 10, 11 तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको क्लास 11 में ये सब प्रोबेबिलिटीज तो जरूरत है, लेकिन आपको मेन जो जरूरत है वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब हम लोग देखिए, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी इवन ई का प्रोबेबिलिटी निकला 1/2, इवन एफ का प्रोबेबिलिटी निकला 1/2। ये साधारण है, ये साधारण है, लेकिन आपको जानना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आपको नाम से ही पता होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे कि दो इवेंट है, एक इवेंट ई है और एक इवेंट एफ है। तो मान लीजिए कि ई का डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब कोई कंडीशन होगा, कुछ कंडीशन होगा, उस केस में ई का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, या तो एफ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। पहले आप फील कीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, फील कीजिए अंदर से, उसके बाद हम आपको डेफिनेशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले आइए, ये आपको जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको पहले से ही समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, तो आप भी जानते हैं HHH, HHT, HTH, THH, TTH और THT और HTT, TT इस तरह की आउटकम्स आएंगे। दैट इज n ऑफ s का जो वैल्यू होगा वो आपका 8 होगा नंबर। एक इवेंट ई मान लेंगे और एक इवेंट एफ मान लेंगे। एटलीस्ट 2 हेड अपियर और फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तो एटलीस्ट 2 हेड अपियर में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस तरह के आउटकम्स आएंगे, और एटलीस्ट फर्स्ट कॉइन शोज टेल में इस तरह के आउटकम्स आएंगे। तो सिंपल ई और एफ का इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब बताइए, अब हम ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, थोड़ा फील कीजिएगा। ई का क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कब, जब एफ हो चुका है, बातों को समझिएगा, जब एफ हो चुका है, एफ बताइए, ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है, तो टॉपिक है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमारा हम यहां पे किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, हम इवेंट ई का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। लेकिन कैसा प्रोबेबिलिटी, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो कंडीशन ये है कि जब एफ हो चुका है, उस केस में ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यानी कि यहां से आपको यह समझना होगा कि सिंपल तो पी ऑफ ई तो हम निकाल लिए, लेकिन जब एफ ऑलरेडी हो चुका हो रहेगा, यानी कि पहले से अकर रहेगा या तो पहले से दिया हो रहेगा, तो ई का, इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में क्या इफेक्ट होगा, क्या सेम होगा कि कुछ चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होगा, या तो सेम ही रहेगा, वो चीज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि जब एफ, कंडीशन क्या है, ई का प्रोबेबिलिटी जब एफ इवेंट हो चुका है, इस केस में उसको डिनोटेट किया जाता पी ऑफ ई बाई एफ। पी ऑफ ई बाई एफ का मतलब होता है जब एफ इवेंट पहले ही घटित हो चुका है, उस केस में इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये एक कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन अप्लाई हो गया, कंडीशन अप्लाई हो गया सर कि एफ इवेंट जब हो चुका है तो ई इवेंट होने की क्या प्रायिकता है। तो इस तरह के ही जो प्रोबेबिलिटी होते हैं उसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि दो इवेंट है, एक इवेंट ई और एक इवेंट एफ है, जो एक सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड होता है। अब कोई भी इवेंट का यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यदि हम पी ऑफ एफ बाई ई निकालेंगे, मतलब आपको ये कहा जा रहा है एफ का
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कंडीशन है सर? जब ई इवेंट हो चुका है तो आप एफ का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो जब कोई हो चुका है यानी कि कोई आपको कंडीशन दे रहा है, तो कोई जब उसको कंडीशन यानी कि किसी कंडीशन के वजह से जब किसी दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जाता है मेरे स्टूडेंट, तो उसी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपको डेफिनेशन लिखाने से पहले इतना जो हम आपको समझाएं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कोई एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जाता है जब कोई और इवेंट हो चुका हुआ रहता है। एफ इवेंट हो चुका है, ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है, तो ये है कंडीशन। तो इस कंडीशन के अनुसार जब ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जा रहा है तो इवेंट ए को कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे जरा इसको भी फील कीजिए। अभी हम आपको फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, फॉर्मूला तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे क्योंकि आप नंबर 1 चैनल पर पढ़ रहे हैं। और चैनल यदि आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एकदम जबरदस्त लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने एकदम जितने भी फ्रेंड है सबको शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, आराम आराम से समझते हैं, ठीक है। एफ हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है सर, ये हो चुका है, अब ये हुआ है। अब ये होने के बाद, ये होने के बाद आपको ई होने की क्या प्रायिकता होगा बताइए। ये पहले घटित हो गया, मतलब आपको टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, टी 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 ये सब दिखा दिया। अब ये सब दिखाई देने के बाद ई होने की क्या प्रायिकता होगा, लेकिन मतलब ये सब मिलेगा उसके बाद ई तभी हो सकता है जब आपको टी एच एच मिलेगा। हाँ, जब आपको टी एच एच मिलेगा। क्यों सर टी एच एच से क्यों मतलब है भाई, जब ये हो चुका है, अब ये हो चुका होने के बाद जब ये वाला आउटकम्स मिलेगा तभी ना हम कहेंगे कि इवेंट ई भी घटित हो रहा है, क्योंकि ये वाला आउटकम्स आपका यहाँ भी है। बातों को समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा, यानी कि हम कह सकते हैं सर कि ये वाला जो एफ इवेंट है ये दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए, अभी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि ये जो एफ इवेंट है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा। बात क्लियर है? यानी कि ये जो कंडीशन आपका एग्जाम में क्वेश्चन में रह रहा है ये उसके लिए क्या करेगा, सैंपल स्पेस का काम करेगा। यानी कि टोटल आउटकम्स ये है, उसमें से ये आने की क्या प्रायिकता होगा, यानी कि टोटल है आपका 4 और 4 में से इन चारों में से यदि आपका ये वाला दिखाई दिया तो ही हम कहेंगे कि इवेंट ई भी घटित हो गया है। क्यों? क्योंकि यही वाला आउटकम्स आपका यहाँ भी, यानी कि हम कह सकते हैं 1/4। तो आप खुद समझिए, जब हम सिंपल ई का प्रोबेबिलिटी निकाले थे तो 1/2 आया, जब ई बाई एफ का निकाले तो 1/4 आया। यानी कि कुछ इफेक्ट हुआ जब किसी के कंडीशन पे किसी दूसरी इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जाता है तो इफेक्ट हुआ, प्रोबेबिलिटी में चेंज हुआ। अब आपका सवाल होता है कि सर यहाँ पे तो आपको हवा में ऊपर ऊपर उड़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फील करना थोड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से समझते हैं, आराम से समझते हैं। पी ऑफ ई बाई एफ पूछा सर, पी ऑफ एफ ई बाई एफ पूछा। जब एफ हो चुका मतलब एफ इवेंट हुआ है, अब इसके होने के बाद मतलब इस तरह के आउटकम्स दिखने के बाद ई इवेंट होने की क्या प्रायिकता होगा, तो इस तरह के आउटकम्स दिखेगा, उस मतलब ये वाला आउटकम्स दिखेगा, उसके बाद ई होने की क्या प्रायिकता होगा, यानी कि ये वाला आउटकम्स दिखेगा, यानी कि ये उसका सैंपल स्पेस का काम करेगा ना, और इसमें से ये वाला यदि आउटकम्स आएगा तो ही हम कहेंगे इवेंट ई हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ, यानी कि टोटल होगा नीचे और जितना इवेंट इसका इस पे मिल रहा है वो होगा ऊपर। यानी कि समझिए ये होगा इवेंट एफ हो गया आपका सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे कि देखिए ई बाई एफ है, ये उसका सैंपल स्पेस का काम करेगा।
तो ये वाला घटित होने के बाद हम तभी ना कह सकते हैं भाई जब ई इवेंट हुआ जब ये वाला आउटकम्स आएगा। तो अब देखिए हम आपको बताए थे कि कोई भी जैसे कि पी ऑफ ई निकाले तो नंबर ऑफ आउटकम्स ई में कितना है 4 है। तो यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि यहां से मैच करता है भाई वैसे। अब यहां सोचिए, पहले ये हो गया सैंपल स्पेस, आप पहले ऐसे समझिए, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब ये हो चुका है, उसके बाद इवेंट ई होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने ऐसे आउटकम्स है जो दिखने पर इवेंट ई होगा? तो एक ही वो ना आउटकम्स है, यदि ये वाला आएगा तो इवेंट ई हो गया, यानी कि क्या हो गया 1/4। यानी कि हम यहाँ से आपके लिए फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं कि वैसा नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि इन दोनों में है। फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, ये 1 को हम कह सकते हैं कि नाम एलिमेंट की संख्या जो इन दोनों में है, इन दोनों में मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई क्या होगा, बाई एलिमेंट की संख्या बाई टोटल n ऑफ s होता है। लेकिन अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस का काम ये वाला इवेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला हो जाएगा n ऑफ f। बात समझे? तो n ऑफ f दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं n ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई n ऑफ s बाई n ऑफ f बाई n ऑफ s, ये भी लिख सकते हैं। भाई दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n ऑफ s से क्या किए, डिवाइड दे दिए। अब डिवाइड देने के बाद n ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई n ऑफ s को p ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई ये होगा p ऑफ f। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी पता हो गया, यानी कि बार बार आपको मेरी तरह एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना होगा। हम तो आपको एक्सपेरिमेंट करा के फील करवा दिए कि वास्तव में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। लेकिन आपको एग्जाम में फील करना नहीं है, एग्जामिनर को आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखना होगा। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको डेफिनेशन भी आपको बताने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि किसी भी इवेंट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको हम प्रूव कर चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे ए भी लिए हैं, यहाँ पे होगा ई एफ होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ई एफ होगा। तो यहाँ से हम ई मिस्टेक हुआ है, एफ यहाँ पे होगा पी ऑफ ई और यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ एफ। बात समझ में आया? तो पी ऑफ ई एफ बाई एफ का क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा पी ऑफ एफ। बात क्लियर है? कैसे, क्या हम इसको आपको रटाए हैं? नहीं रटाए हैं, आपको हम प्रूव कर दिए विथ एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगना चाहिए। अब देखिए, यदि आपको हम बताएंगे नहीं सर ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कीजिए, आप एफ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जब आपका ई इवेंट हो चुका हुआ रहेगा। तो देखिए एफ बाई ई का जो प्रोबेबिलिटी होगा, एफ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बाई क्या होगा, ये जो नीचे में है उसका प्रोबेबिलिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि P ऑफ F का जो वैल्यू होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P ऑफ E का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ समझना है आपको, यदि पता हो नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन नहीं पता हो तो आप जान लीजिए, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर इक्वल होता है और 1 से लेसर इक्वल होता है। यानी कि कभी भी कोई भी चीज़ का जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, कभी भी उसका वैल्यू 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है और कभी भी किसी का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा दैट इज नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। अब बताइए 0 कब होगा? जैसे कि ये मेरा मग है, इस मग में क्या है आपको भी पता है, 3 कलर का बोतल है, ठीक है। अब इसमें मग में रखा हुआ, अब अगर हम निकालेंगे, मग में हम हाथ डालेंगे और पेन निकलने की क्या प्रायिकता होगा, या तो हम कहेंगे मग में हाथ डालें
और टमाटर निकलने की क्या प्रायिकता होगा? तो आप बताइए, क्या मग में टमाटर है? तो टमाटर निकलने की क्या प्रायिकता होगा? 0 होगा। यानी कि ये इस मग में टमाटर निकल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि संभव ही नहीं है, क्योंकि इस मग में टमाटर रहेगा तब तो हम टमाटर निकाल सकते हैं ना। तो इस केस में वे सारे घटनाएं, वे सारे इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है, इस टमाटर निकलना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस मग में आपका टमाटर रहेगा तब ना हम उसका टमाटर निकाल सकते हैं। या तो हम कहेंगे कि इस मग में केला निकलने की क्या प्रायिकता होगा? तो भाई इस मग में आपके लिए केला रहेगा तब तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जितने सारे इवेंट जो कि इम्पॉसिबल होते हैं वे सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं? 0 होते हैं। क्योंकि केला की संख्या 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा 0। अब आप बताइए 1 कब होगा? यदि आपको कहेंगे हम इस मग में कलर वाला शीशी निकालने की क्या प्रायिकता होगा? तो कलर शीशी 3 गो है, तो कलर वाला शीशी अगर हम प्रायिकता निकालने पूछेंगे तो कलर शीशी कितना गो है? ऊपर होगा कलर शीशी की संख्या 3, और टोटल कलर वाला शीशी भी तो 3 गो ना है, तो 3/3 कट जाएगा 1 होगा ना। तो इस तरह से किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई एक डाई को रोल करेंगे, कोई एक डाई को रोल करने के बाद आपके सैंपल पॉइंट क्या क्या आएंगे? 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे और 5 आएंगे और 6 आएंगे। आपके लिए एक इवेंट ए होगा जिसमें आपको बताएगा कि डाई को रोल करने के बाद जो इवेंट आएगा वो जो नंबर होगा वो 7 से लेस देन होगा, 7 से छोटा नंबर होगा। यानी कि कौन कौन सा नंबर होगा? मान लीजिए ए एक इवेंट है जिसमें 7 से छोटा नंबर आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब बताइए पी ऑफ ए का यदि आपको प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यानी कि 6, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो 6 ही ना होता, तो 6 और 6 हो जाएगा 1। तो अब इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो चलिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से ग्रेटर इक्वल होता है और 1 से लेसर इक्वल होता है, ये भी समझ में आ गया। सिंपल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपको फील भी करा चुके हैं। अब बस एक चीज बाकी रह गया आपके लिए, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए चलिए आइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ताज़ा तरीन डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं और अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा, समझाएंगे नहीं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समझा चुके हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इफ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, ई और एफ के हैं 2 इवेंट्स एसोसिएटेड यानी कि प्राप्त करना विथ द सेम सैंपल स्पेस, दोनों ही इवेंट्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेम सैंपल स्पेस से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है। ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में पढ़ लिए होंगे। वैसा एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे जिसमें मोर देन 1 आउटकम्स होते हैं, एक से ज़्यादा आउटकम्स आते हैं। जैसे कि जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? एक आएगा हेड, एक आएगा टेल। तो ये मतलब ऐसा समझिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन उस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ आउटकम्स मोर देन 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आप पहले से नहीं पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आप समझिए आप एक डाई को रोल करते हैं, जब भी आप डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो 6 आउटकम्स आएंगे। तो मोर देन 1 आउटकम्स हुए और आप पहले से भी नहीं पता लगा सकते हैं कि हमारा आउटकम्स क्या आएगा। तो पासा को फेंकना, डाई को रोल करना, ये सब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल है। जैसे कि आप मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन को टॉस करने पे क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। भाई नंबर ऑफ आउटकम्स मोर देन 1 हो गया। ठीक है। क्या आप पहले से पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा? नो सर, नहीं पता लगा सकते। यानी कि कॉइन को टॉस करना भी क्या होगा? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन आप सोच के देखिए एक ऐसा सिक्का जिसमें दोनों ही साइड हेड आते होंगे, तो क्या उसको टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? जी नहीं होगा। क्यों? दोनों ही साइड यदि हेड रहेगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 1।
तो एक से ज़्यादा होना चाहिए ना। अब अगर दोनों ही साइड में हेड रहेगा तो हम भाई कितनों भी टॉस करेंगे, अगला आदमी बता देगा आप सर आप कितनों भी टॉस कर लीजिए आपके हेड ही आने वाले हैं। तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, कौन वाले एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, कौन से एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, ये आपको शॉर्ट में हम बता चुके होंगे। तो आइए, two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of event E का conditional probability given that F has occurred, जब F पहले ही अकर्ड हो गया है तो P ऑफ E बाई F का फॉर्मूला होता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F, और आपको ये फॉर्मूला आपको फिल करा दिए हैं, प्रूफ भी कर दिए हैं, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल भी बनाएंगे। चलिए, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी कहता है कि S जो सैंपल स्पेस S है उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो कोई भी सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी जब F हो चुका है, और क्या कहता है F का ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब F इवेंट ही हो चुका है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ऐसा आपको प्रॉपर्टी 1 में कहता है। तो आइए P ऑफ S बाई F का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि P ऑफ S इंटरसेक्शन F बाई होता है P ऑफ F। अब आप खुद समझिए, खुद समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार है यदि S इंटरसेक्शन F करते हैं। आप खुद समझिए, F का F सबसेट होता है S का, F का जितना एलिमेंट है वो S में होता है, तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये F ही ना आएगा। इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा? जो F में होगा, यानी कि S इंटरसेक्शन F क्या होगा? F होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा P ऑफ F बाई होगा P ऑफ F, तो दोनों ही कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अच्छा, इसका फिर वो वाला भी प्रूव करना है ना, P ऑफ F बाई F, P ऑफ F बाई F, तो ये हो जाएगा P ऑफ F इंटरसेक्शन F बाई हो जाएगा P ऑफ F। कोई खुद के साथ इंटरसेक्शन होगा तो वो तो P ऑफ F ही आएगा बाई P ऑफ F, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1। यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट की P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई F इक्वल टू P ऑफ F बाई F इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आना चाहिए? यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए कि किसी भी सैंपल स्पेस का यदि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जब कोई दूसरा इवेंट हो चुका, उस केस में तो उसका भी प्रोबेबिलिटी 1 होता है और सेम इवेंट का भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए एंड एफ आर एनी टू इवेंट, ए और एफ क्या है? तो इवेंट्स है ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, एस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस, एफ ए बी और एफ 3 इवेंट्स है। ठीक है, इस तरह से सच दैट पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, देन ए यूनियन बी का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा जब एफ हो चुका है तो वो किसके इक्वल होगा? पी ऑफ ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है, बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है, और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है। अब इसको मान लीजिए समझ में नहीं आया, अब इसको कैसे लिखिएगा? आपको ये वाला फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है सर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब बताइए, यहाँ पे बाई एफ कर दिया तो हर जगह नीचे में एफ लगा देना, हो गया काम खत्म। तो प्रॉपर्टी आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा थम्स अप कर दीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा एनर्जी मिलता है और हम आपके लिए फिर से अच्छे और भी कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आपके 1 महीना समय है, आपके इस महीना 1 महीना के समय में आपके लिए हम फुल योगदान दे रहे हैं, डेली आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, बस आप हमारे इस जो परिवार है इसको और भी बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पहले यहां तक लिख लीजिए। चलिए एफ का नॉट ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका है तो 1 माइनस पी ऑफ ई बाई एफ, बस इसको ऐसे समझिए, पी ऑफ नॉट ई मान लीजिए पूछता है तो 1 माइनस क्या करते हैं पी ऑफ ई। तो इसका अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इधर अगर कंडीशनल हो जाएगा तो इधर भी कंडीशनल हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात था? ठीक है,
तो हमारा सारा ही आपका जो थ्योरी पार्ट है एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए स्टूडेंट न्यू जोश के साथ शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके दिया गया है कि गिवन दैट ई एंड एफ आर इवन सच दैट, हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं और ये क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, आपके पास बुक भी है, आप वहां पे देख लीजिए कि ई एंड एफ क्या है, दो इवेंट्स है। सच दैट पी ऑफ ई का वैल्यू दिया 0.6, पी ऑफ एफ का वैल्यू दिया 0.3 और ई ऑफ इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू दिया 0.2 और ई बाई एफ ये सब वैल्यू पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि वी नो दैट देखिए P ऑफ E बाई एफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब, जब F हो चुका है। तो क्या होता है फॉर्मूला, दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बाय जो इवन पहले हो चुका है, यानी कि F पहले हुआ जो नीचे होता है वही उसी को नीचे दे देना, F नीचे तो नीचे दे देना। P ऑफ E इंटरसेक्शन F का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.2 और P ऑफ F का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.3। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया और आपका बच गया 2/3, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका P ऑफ F बाई E, P ऑफ F बाई E। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ E। अब कोई कहेगा कि सर आप यहाँ पे F बाई E में F इंटरसेक्शन E क्यों नहीं लिखे, तो आपको पता होना चाहिए कि E इंटरसेक्शन F बोले या तो F इंटरसेक्शन F बोले, बात बराबर है। तो दोनों का जो वैल्यू है 0.2, P ऑफ E का वैल्यू दिया 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटाया जाए तो 2/6 यानी कि बचेगा 1/3। तो ये हो गया आपका आंसर। हमें लगता है और हमारे अनुमान ऐसा लगता है कि आपको इस तरह के ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, जितने भी, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी सेट बनाए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, हर एक सेट में इसी टाइप के क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन जहां तक मेरा अनुमान है, अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे ही आएंगे, मेरा अनुमान ये है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज 13.1 पूरी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपना प्रिपरेशन रेडी रखना है। अब वो बात की बात है कि एग्जाम कहाँ से पूछे, पता चला यहाँ से ना पूछ के कहीं और से पूछ दे, तो आप अच्छा से सबको कीजिएगा, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ से आने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट P ऑफ A बाई B पूछा गया है। P ऑफ B का वैल्यू दिया 0.5 और P ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया 0.32। तो हमें पता है, वी नो दैट P ऑफ A बाई B का वैल्यू कितना होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। तो इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला होगा 0.32 और P ऑफ B का वैल्यू 0.5। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लग जाएगा और ये हटाएंगे ऊपर जीरो, यानी कि 320/500। तो ये और ये कैंसिल, यानी कि बच जाएगा 32/50, यानी कि बच जाएगा 16/25। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में P ऑफ A, P ऑफ B दिया हुआ है, P ऑफ B बाई A दिया हुआ 0.4, आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A बाई B और नंबर 3 P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू पूछा गया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है कि P ऑफ A 0.8 है, P ऑफ B
0.5 है और P ऑफ B बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। यहाँ तक लिख लीजिए। नंबर 1, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू पूछा गया, लेकिन सर हमें पता है कि P ऑफ A बाई हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि P ऑफ B बाई ए दिया हुआ है, ये तो निकालना ही है, यानी कि P ऑफ B बाई ए ही लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो B इंटरसेक्शन A लिखें या तो A इंटरसेक्शन B लिखें, बात एक ही है, बाई होगा P ऑफ A। तो P ऑफ B बाई ए का वैल्यू दिया हुआ 0.4 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू तो फाइंड ही करना है, और P ऑफ A का वैल्यू दिया हुआ 0.8, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 0.4 इंटू 0.8 इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा 0.32। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 2 में पूछा गया है P ऑफ A बाई B। तो P ऑफ A बाई B इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0.32 आ चुका है और P ऑफ B का वैल्यू है 0.5। तो ये कैंसिल, तो 2 0 और ये भी कैंसिल, तो 1 0, यानी कि 320 बाई 500, तो ये और ये कैंसिल, यानी कि 32 बाई 50, यानी कि हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा। तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। तो P ऑफ A का वैल्यू दिया 0.8 प्लस P ऑफ B का वैल्यू 0.5 माइनस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0.32 निकल चुका है। तो ये वैल्यू निकालें, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट भी तो कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1.3, दोनों को सम करेंगे तो माइनस 0.32, तो वैल्यू आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0.98। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट P ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। 2 P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू 5/13 है और ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या दिए हुए हैं, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 5/13, यानी कि हम कह सकते हैं कि P ऑफ B इक्वल टू 5/13 तो होगा ही होगा, मगर 2P ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 5/13, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू ये 2 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पूछा क्या P ऑफ A बाई B, नहीं ये P ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी के लिए हमें फॉर्मूला में अगर रखेंगे तो P ऑफ A चाहिए, P ऑफ B चाहिए और इंटरसेक्शन चाहिए। तो P ऑफ A P ऑफ B तो है, मगर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो फाइंड कर लेंगे। तो सिंस क्या होता है P ऑफ A बाई ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी अवेलेबल है। आप अगर P ऑफ B बाई A कीजिएगा तो फिर नहीं निकाल सकते हैं A बाई, ठीक है। तो A बाई B वाला दिया हुआ है, यहीं से इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। देखिए
कोई कहेगा कि सर हम आप पी ऑफ बी बाई ए कर देंगे, तो बी बाई ए कर देंगे तो इसका वैल्यू नहीं ना दिया हुआ है, तो इसका नहीं दिया हुआ तो इंटरसेक्शन वाला कभी कैसे फाइंड कर लीजिएगा। तो जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगा होगा, ठीक है। तो पी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू दिया 2/5 इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी का वैल्यू है 5/13। दैट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13, ये और ये कैंसिल, यानी कि 2/13 हो जाएगा आपका आंसर। तो नहीं हो कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, सिंस फॉर्मूला होता है बच्चों P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू है आपका 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू 5/13, और दोनों का इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू देखिए हम ये चीज़ निकाल चुके हैं -2/13। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 एलसीएम। अरे तेरी 26 एलसीएम 5 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 2 26, यानी कि 10 - 4, यानी कि 11/26, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पी ऑफ ए दिया हुआ, पी ऑफ बी दिया हुआ और यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा एग्जाम में कि इधर यूनियन लगाएंगे कि इधर यूनियन लगाएंगे, इधर इंटरसेक्शन लगाएंगे कि इधर लगाएंगे, आपकी मर्जी। इधर आप अगर यूनियन देंगे तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा, इधर इंटरसेक्शन देंगे तो इधर यूनियन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किधर भी लगा दीजिएगा। तो पी ऑफ ए का वैल्यू दिया 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, तो 11 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 6 + 5 - 7, तो ठीक है। 11 में अगर 7 घटाएंगे तो 4/11, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चन है इसमें थोड़े से लेवल को बढ़ा दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक, ठीक है, थोड़े से लेवल को बढ़ाया गया। अब लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हेन EF नंबर 1, नंबर 2 EF, नंबर 3 EF, ठीक है। और नंबर 6 से पहले आपको पूछा गया है कि डिटरमाइन E/F, यानी कि एक्सरसाइज 6 to 9, यानी कि 6 क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी सवाल है उसमें आपको E/F निकालना है। आपको बार बार नहीं बोलेगा क्वेश्चन, हर एक बार में E/F निकालना है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, उसमें से नंबर 1 में E/F निकालना है, नंबर 2 में E/F निकालना है और नंबर 3 में E/F निकालना। लेकिन सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस बनाने की आवश्यकता है कि व्हेन ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम, जब एक कॉइन को 3 बार, पूरे 3 बार टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है। यदि आपको सैंपल स्पेस बनाने नहीं आता है तो ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम में गलती नहीं होगा। देखिए हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 3 के तीनों बार हेड आ जाए, फर्स्ट कॉइन में भी हेड, फर्स्ट टाइम में भी हेड, सेकेंड टाइम में भी हेड,
थर्ड टाइम में भी हेड, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी है क्या 3 टाइम में भी हेड आ जाए? हो सकता है फर्स्ट में हेड आया, सेकेंड में आ गया, थर्ड में आ गया टेल। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट में हेड, सेकेंड में टेल, फिर थर्ड में हेड, फिर टी एच एच। क्या 2 हेड और 1 टेल ही होगा? 2 टेल भी हो सकता है, 2 टेल 1 हेड। टी एच टी हो सकता है हेड बीच में आ जाए, टेल फर्स्ट में हेड आ जाए क्या, बाद में टेल आ गया। हो सकता है 3 के तीनों टेल आ जाए। तो इस तरह से यदि आप कीजिएगा तो कभी भी सैंपल स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करना है, सबसे पहले 3 हेड लेना है, अब एक टेल बढ़ा दीजिए एच एच टी। अब ये 2 हेड और 1 टेल से जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सबको बनाइए। एच टी एच, एक टी को यहाँ देंगे टी एच एच, तो 2 हेड और 1 टेल से इससे अलावे और नहीं बनेगा। अब एक टेल बढ़ा देना है टी टी एच। अब 2 हेड और 2 टेल और 1 हेड से जितने भी बनेंगे उसको बनाएंगे, तो टी एच टी टी और टी टी टी। तो इस तरह से बनाने से आपके एग्जाम में गलती नहीं होगा, वरना बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि सैंपल स्पेस तो आपका मतलब 8 आना चाहिए, मगर या तो 7 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ ई एक दिया हुआ है और एक आपको एफ दिया हुआ है। ठीक है, ई में कहता है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस। और एफ में कहता है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। देयरफॉर ई बराबर क्या होगा और एफ बराबर क्या होगा? देखिए, अब आप बताइए। हाँ है आपका टॉस, ठीक है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरा टॉस में हेड आना चाहिए। तो तीसरे वाले में यानी कि ई में वे सारे आउटकम्स आएंगे जहां पे थर्ड वाला में हेड है। देखिए यहाँ भी ये फर्स्ट आउटकम, ये सेकंड आउटकम, ये थर्ड आउटकम, जो जहां भी थर्ड बार में तीसरा में हेड है उसको ही लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो फर्स्ट में भी हेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब रखना है, जितना बोला गया उतना ही करना है। तीसरा पे हेड देखिए, पहले पे आपको देखना नहीं है, पहले में क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या, कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए पॉइंट पे, टू द पॉइंट। क्या बोला है, थर्ड में हेड आना चाहिए। तो थर्ड में क्या, यहाँ पे थर्ड में हेड नहीं है, यहाँ पे थर्ड में है, यानी कि एच टी एच। और कहाँ है, टी एच एच, टी एच एच, थर्ड में हेड है, थर्ड में हेड है। यहाँ पर भी थर्ड में हेड है, टी टी एच। थर्ड में हेड नहीं है, बस। देखिए एफ में क्या कहता है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहला 2 पे हेड आना चाहिए, बाकी पे क्या कोई मतलब नहीं, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आना चाहिए। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, देखिए पहला दूसरा, पहला में भी हेड, दूसरा में भी हेड, चलिए ये भी आएगा। आपको कहेगा कि तीसरा में भी हेड है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि तीसरा में क्या है वो नहीं देखिए, जितना बोला गया आपको उतना ही देखना। फर्स्ट 2 में हेड है कि नहीं है, पहला और दूसरा में हेड है कि नहीं है, हाँ है तो ले लेना। यहाँ भी पहला और दूसरा में हेड है, एच एच टी। और कहीं फर्स्ट 2 हेड हो सकता है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बस हो गया। अब अगर ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे तो कौन कौन से आएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सर यही वाला कॉमन है, और तो कॉमन नहीं हो सकता है। एच 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 और एच एच टी है क्या, एच एच टी नहीं है, ठीक है, यानी कि एच एच एच। देखिए बातों को समझिएगा कि हमको पी ऑफ ई बाई एफ पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई होता है ना पी ऑफ एफ।
तो भाई हमको जरूरत है इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बाई पी ऑफ एफ, तो वो सब तो निकालना होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक किए हैं, ये कि थोड़ा जगह हम कम बचाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको हम करवा देते हैं, तो हम ऊपर में भी थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, तो सुविधा होगा। सुविधा किसी को नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल पी ऑफ ई चलिए निकालते हैं। तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई का जो वैल्यू है, सॉरी एक बार लिख लेते हैं, एन ऑफ ई का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4। एन ऑफ एफ यानी कि एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 यानी कि 2। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई हो जाएगा इसमें नंबर एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या, यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 है ना, इक्वल टू हो जाएगा 1। तो P ऑफ E यदि फाइंड करेंगे तो N ऑफ E बाई हो जाएगा N ऑफ S। तो N ऑफ E का वैल्यू हो जाएगा 4 बाई N ऑफ S का वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना है 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट, हालांकि P ऑफ F का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा N ऑफ F बाई N ऑफ S। तो F में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 बाई N ऑफ S का वैल्यू है 8, यानी कि आ जाएगा 1/4। N ऑफ F का वैल्यू है 2 और N ऑफ S का वैल्यू है 8। नेक्स्ट, P ऑफ E बाई F, इसका वैल्यू P ऑफ E बाई F, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या 1 है बाई टोटल कितना 8, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए P ऑफ E बाई F पूछा, नंबर 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आ चुका है 1/8 बाई P ऑफ F का वैल्यू है आपका 1/4। 1/4 यानी कि 1/8 इंटू हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में कहता है कि ई में एटलीस्ट 2 हेड। नंबर 2 में कहता है कि ई एक इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड और एक में एटमोस्ट 2 हेड। देखिए पहले तो आप एटलीस्ट और एटमोस्ट मतलब दोनों का अंतर समझ। जैसे कि हम आपको कहेंगे कि एटलीस्ट 2 मतलब या तो 2 होगा या तो 2 से, या तो जो वैल्यू होगा, मान लीजिए आप कोई एक वैल्यू x, जैसे कि कहेंगे x का जो वैल्यू होगा एटलीस्ट 2 होगा, एटलीस्ट 2 होगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या तो ग्रेटर देन 2 होगा। एटलीस्ट 2 मतलब बोला गया कि 2, उसका जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या तो 2 से ज़्यादा होगा। लेकिन जब भी आपको एटमोस्ट बोलेगा ना, एटमोस्ट 2 का मतलब होता है कि वो जो x है उसका जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है हिंदी में, अगर इसका मतलब देखेंगे तो अधिक से अधिक। जैसे कि बोलेंगे कि अधिक से अधिक 2 पेन चाहिए, यानी कि आप उसको 2 पेन दीजिएगा तो भी ठीक है, 2 से ज़्यादा दीजिएगा तो भी ठीक है, उसी को इंग्लिश में कहेंगे एटलीस्ट। लेकिन अगर कहेंगे कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, यानी कि या तो आप उसको 2 पेन दीजिए या तो आप उसको 2 से कम पेन दीजिए। क्या हम 3 ले सकते हैं? नहीं। तो
आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाले से एटलीस्ट मतलब होता है या तो 2 या तो 2 से ज़्यादा, और एटमोस्ट मतलब होता है 2 या 2 से कम। ये 3, 4, 5 नंबर कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए एटलीस्ट 2 हेड अपेयर, यानी कि वे सारे आउटकम्स को लेंगे हम जहां पे कम एटलीस्ट 2 हेड, मतलब या तो 2 हेड होंगे या तो 2 से ज़्यादा हेड होना चाहिए। तो एच 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 आएगा एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए ना, 2 हेड है ना, 3 हेड है, मतलब एटलीस्ट 2 हेड, मतलब बोला गया है कि या तो 2 हेड होंगे या तो 2 से ज़्यादा हेड होंगे तो भी चलेगा। तो ये वाला आएगा एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर आ जाएगा टी एच एच। क्या ये आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 हेड है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एफ में एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए, या तो हेड नहीं होगा तो भी चलेगा। तो देखिए मतलब क्या, एटमोस्ट मतलब होता है या तो 2 हेड होना चाहिए या तो 2 से कम, मतलब वे सारे आउटकम्स आएंगे जिसमें हेड की संख्या या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा, 2 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वाले आउटकम्स आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा हेड है। ये वाले आउटकम्स आएंगे आपके एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर आएगा टी एच एच, फिर आएगा आपका देखिए ये वाला भी आएगा टी टी एच, क्योंकि हम आपको बोले थे कि एटमोस्ट वर्ड है, 2 से कम वे सारे आउटकम जिसमें 2 से कम हेड है, तो यानी कि टी टी एच। ये समझ में आ रहा है? हेड की संख्या या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा, तो हेड की संख्या एच 1, 2 के 2 से कम है, टी एच टी, फिर आ जाएगा आपका एच टी टी, फिर टी टी भी आएगा। अब बहुत सारा स्टूडेंट हमें ये कहेगा कि आप इसको क्यों लिखे हैं। समझना, हम आपको क्या बोल रहे थे, हेड की संख्या 2 से कम होना चाहिए। यहाँ पे हेड की संख्या कितना है? 0 है, मतलब हम उसको छोड़ देंगे ना जहाँ पे हेड की संख्या 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई क्या यहाँ पे हेड की संख्या 2 से ज़्यादा है? हेड की संख्या तो यहाँ पे 0 है, 2 से तो ज़्यादा नहीं ना है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेड की संख्या 0 होगा तो चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ यदि हम पूछेंगे आपको, तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है आपका, ये तो नहीं है आपका, यहाँ से कॉमन हो सकता है एच टी, फिर कॉमन है एच टी एच, ये भी कॉमन है एच टी एच, फिर है टी एच हो गया, फिर ये भी कॉमन है टी एच, बस इतना ही कॉमन आ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एन ऑफ एफ का जो वैल्यू है ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7, और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यदि पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 7/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ यानी कि 3/8। हमें तो निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। तो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है आपका 3/8, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/8, तो 8 में 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए नंबर 3 में कहता है कि ई ए गिवन एटमोस्ट 2 टेल्स
वे सारे आउटकम जिसमें एटमोस्ट 2 टेल्स है, यानी कि जो टेल की संख्या है या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा। तो ये वाला आउटकम्स भी आएगा एच एच एच। फिर यहाँ पे कोई सवाल करेगा सर यहाँ टेल की बात कहा गया है और यहाँ पे एक भी टेल नहीं है, आप इसको क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पॉइंट को ध्यान से समझिए। एटमोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल होना चाहिए, यानी कि 2 टेल होगा तो चलेगा, टेल की संख्या 2 होगा तो चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 0 होगा तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से कम, यानी कि 2 टेल तो भी ठीक, 1 टेल तो भी ठीक, 0 टेल तो भी ठीक। मतलब टेल की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम होगा तो चलेगा। तो भाई यहाँ टेल की संख्या तो 0 ना है, तो 0 वाला को भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एटमोस्ट 2 टेल बोला गया है ना। एटमोस्ट 2 टेल, टेल की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एटमोस्ट 2 टेल यानी कि एच एच टी आएगा, एच एच टी। फिर आ जाएगा एच टी एच, 1 टेल है, यहाँ पे 1 टेल है, यहाँ पे कितने टेल है? 2 टेल है, ये भी आ जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा, टेल की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टी एच टी, फिर एच टी टी, क्या टी 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 ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टेल की संख्या 3 है, हो गया। नेक्स्ट एफ। एफ में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? एफ में आएगा एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल ना, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। एटलीस्ट मत 1 टेल मतलब या तो 1 टेल होगा या तो 1 से ज़्यादा टेल होगा। एटलीस्ट 1 टेल मतलब, एटलीस्ट मतलब होगा कि या तो 1 टेल होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेल की संख्या 1 से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा एच एच एच। नहीं ये नहीं आएगा ना। कम से कम एटलीस्ट 1 टेल मतलब होता है कम से कम 1 टेल होना चाहिए, यानी कि टेल की संख्या या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। टेल की संख्या 1 कम से कम होना चाहिए। अब ऐसे भी जनरल भाषा में भी समझ सकते हैं, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, यानी कि यार 0 टेल वाला को ले सकते नहीं, ठीक है। तो ये वाला छोड़ के आएगा आपका एच 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 टी, फिर आ जाएगा एच टी एच, फिर आ जाएगा टी एच एच, क्योंकि यहाँ पे 1 टेल है, फिर टी 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 एच टी एच टी, फिर आ जाएगा एच टी टी, फिर आ जाएगा टी टी टी, ठीक है। कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भी, जैसे कि अभी हम ई और एफ तो निकाल ही दिए हैं, तो इंटरसेक्शन करके आप निकाल सकते हैं, या तो निकाल ही दे रहे हैं। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, एच एच टी आ जाएगा, एच एच टी, फिर आ सकता है एच टी एच, ये भी आ सकता है एच टी एच, फिर आ रहा है आपका टी एच एच, हाँ एच टी एच, फिर टी एच एच, टी एच एच, फिर आएगा आपका टी टी एच, टी टी एच, फिर आ जाएगा आपका टी टी एच आ गया, टी एच टी, टी एच टी, फिर एच टी टी, टी एच टी भी आ गया, एच टी टी, एच टी टी, बस इतना सारा आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू जो है ये आपका आया है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाय एन ऑफ एस, यानी कि 6/8
यानी कि 3/4। नेक्स्ट पी ऑफ एफ का वैल्यू होगा एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस। एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। नाउ P of E by F, probability of E intersection F by P of F। तो इंटरसेक्शन F का probability है आपका 3/4 बाय P of F का वैल्यू है 7/8। यानी कि आप इसको कर सकते हैं 3/4 इंटू 8/7, तो 4 2 जा 8, यानी कि आ जाएगा 6/7। तो ये हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाने की वजह से वो समय भी बहुत कम है, अभी तक रात 10 बज चुके हैं। रात भर आपके लिए देखिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपको यदि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और थोड़ा चैनल उनल थोड़ा हमारा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर वेयर करते नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके बना दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 16, तो जो कि थोड़ा बहुत हार्ड लगते हैं। तो कल वाले वीडियो में आप ज़रूर प्रेजेंट रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।